बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। आ जाओ। नॉट कनेक्टेड, नहीं नहीं, हम कनेक्टेड हो गए हैं। ओके, आ जाओ मेरे बच्चों, वेलकम वेलकम। लास्ट क्लास में हम मोल कॉन्सेप्ट की शीट डिस्कस कर रहे थे, आपको मालूम होगा। आप बोलोगे यस सर। आइए आइए आइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमारा लास्ट एक्सरसाइज बच गया था मेरे बच्चों, जिसका नाम था एक्सरसाइज नंबर 3। तो आप बोलोगे यस सर। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? करेंगे, लेट शुरू करेंगे। गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम मेरे बच्चों, वेलकम। तो अब आप लास्ट क्लास में सर एक्सरसाइज नंबर 3 का, हाँ, डिस्कशन बच गया था ना बेटा, कर लेते हैं अभी। अरे अभी करते हैं डिस्कशन, क्या चिंता करते हो मेरे बच्चों। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सुनो रे सुनो फटाफट। चलो डिस्कशन करने आओ। आ जाओ मेरे बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 3, जैसा हमारा पहले डिस्कशन हुआ था मेरे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट शीट, मोल कॉन्सेप्ट शीट। ठीक है। मैंने आपसे जो कहा था मेरे बच्चों, ध्यान रखना। मैंने ये भी कहा था कि बुक के अंदर एन अवस्थी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 करके रख लेना मेरे बच्चों। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए फिजिकल केमिस्ट्री स्टॉप होगी, आईयूसी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं जैसे ही अभी वापस नेक्स्ट मंथ में वापस आऊंगा, तो उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट एन अवस्थी एक्सरसाइज 1 करके रख लो मेरे बच्चों। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 करके रखना, फिर अपन उसका सिस्टमैटिक फर्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। बुक खरीद लूं? हाँ, ले लो, स्टार्ट कर दो बुक को। अब क्या, बीच में आपका लगभग मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स के आसपास या 4 वीक के आसपास फिजिकल बंद रहेगा। तो उस ड्यूरेशन में आपको मेरी बुक की, एन अवस्थी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करके रखो। मोल कॉन्सेप्ट, ये मैंने पहले भी बोला हुआ था मेरे बच्चों। होमवर्क एक्सरसाइज 1, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ये एक सर है, इन सर का नाम एन अवस्थी है। उनकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट, ये करके रख लो होमवर्क में। समय दे रहा हूं आराम से, इससे क्या रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो 1 कर सकते हैं, टाइम बच जाए तो आप उसकी एक्सरसाइज नंबर 4 3 भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 3 और 4 भी कर सकते हैं, ये इट्स योर चॉइस। ओके, वेरी गुड सर। 50% ऑलरेडी डन। सर आप कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। P2 बैच से स्टार्ट हो गया होगा ना मेरे बच्चों, आई थिंक कल से स्टार्ट हो रहा है P2 बैच शायद, है ना। चलिए, तो P2 बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलो आ जाओ मेरे बच्चों। हाँ, कोई डाउट हो बताओ बच्चों। सर दोनों ऑर्गेनिक और फिजिकल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 1 के बाद 4 कर लो मेरे बच्चों। बुक में एक्सरसाइज नंबर 1 भी कर लो और 4 भी कर लो। चलो हटाओ, एक्सरसाइज 4। ठीक है, दोनों कर लो, अच्छा रहेगा, गुड फॉर हेल्थ। एक महीने में तो सब कुछ हो जाता है। 9th क्वेश्चन, ओके। तो हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन नंबर 9th पूछा है, और तो नहीं है बेटा, एक 10th भी पूछ रहा है। ठीक है सर, ओके। तो 9th और 10th पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बता रहा हूँ, रुको, देखो 1 बाई 1 पूछो, 1 बाई 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बोनस हो गया था, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं आएगा तो उसका डिस्कशन करना बेकार है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, एक बच्चे ने 13 14 भी बोला है, चेक कर लेंगे, है ना। जो बहुत ज्यादा इजी होगा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस करना आ गया है। ठीक है, लेकिन जो डिफिकल्ट है बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफिकल्ट है, बिल्कुल बताना चाहिए। 10th भी थोड़ा डिफिकल्ट है, सुने सर आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे बच्चों, सॉल्यूशन 9, इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये मेरे बच्चों एग्जामिनर ने 0.1 दे रखा है, आप बोलोगे यस सर। इसको आप रिवर्स कर दो बहुत बच्चों की तरह, तो क्या हो जाएगा बेटा, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.1 मीन्स 10 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर दो तो 1 प्लस एन सॉल्वेंट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट इज इक्वल टू 10। सो एन सॉल्वेंट
डिवाइड बाय n सॉल्यूट, ये आ गया मेरे बच्चों 9। ठीक है, ये 9 आ जाएगा। हाँ बता रहे बेटा, आराम आराम से। हाँ ठीक है, बता देंगे 15 16 बता देंगे, है ना। ठीक है, बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाओ अभी, है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। जेई आई थिंक एडवांस का क्वेश्चन है क्या? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस किस को क्वेश्चन नंबर 9 आ गया था, बताओ यहां पर लिख के, किस किस को क्वेश्चन नंबर 9 आ गया था? तो देखो मेरे बच्चों, एन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो आ गया। अब ये बोलते हैं रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रेशियो को हम यूज कर लेंगे मेरे बच्चों। ओके, अब देखिए, एक मिनट, कलर 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 वो ले लेता हूं जो मेरी शर्ट का है। ठीक है, तो देखो, अब एन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का रेशियो 9 आ गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, आ गया। अरे वाह, ध्रुव को आ गया, बहुत सारे बच्चों को आ गया, मनन को आ गया, वेरी गुड। रजत, अरे वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो, द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है सर, तो अब देखो क्या है कि आपके पास ओवरऑल इन्होंने एजम्पशन दिया है कि मोलारिटी को मोलारिटी के बराबर मानना है। ओके देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। आप बोलोगे यस सर। अब मेरे बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो डिवाइड बाय, आप बोलोगे डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप बोलोगे यस सर। तो वॉल्यूम, अगर आपको वेट निकालना तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें अपन। आप बोलोगे यस सर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों, इसको ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कुछ दे रखा है क्या मेरे बच्चों? पढ़ना पड़ेगा रे। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2। ओके, वॉल्यूम लिया एमएल में, तो ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे बच्चों 1 ml होता है, मालूम होगा, अपन पहले भी बात की हुई है। तो यहां पर डेंसिटी 2 पुट कर दिया अपन ने, और वी एमएल में ले लिया, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एमएल, एमएल से एमएल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये था ग्राम पर एमएल में डेंसिटी। तो ये आपके पास 2 इंटू वी किस में आ गया बेटा? एमएल से एमएल कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ग्राम में आ गया। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, अभी सबको आना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है सर। ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूं आपके लिए शॉर्टकट में, ये लीजिए, 2 इंटू वी, ग्राम में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है मेरे बच्चों, इन्होंने जैसा हिंट दिया है उसके हिसाब से मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे बाप रे, तो मोलारिटी और मोलालिटी अगर सेम करोगे मेरे बच्चों, तो मोलालिटी इज इक्वल टू बोलते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मानना है आपको। तो मोलालिटी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अगर मैं यहां पर लिखता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, आप बोलोगे यस सर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब जो यूनिट लो उसका ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो सपोज करो आपने बोला सर ये हम ग्राम में ले रहे हैं सपोज, तो इंटू 1000 लिखते हैं अपन, आपको याद आएगा। मोलारिटी क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेते हो बच्चों? अगर एमएल में लेते हो तो इंटू 1000 करना पड़ता है। तो यहां से आराम से देखो कॉमन टर्म, ये एन सॉल्यूट कैंसिल, एन सॉल्यूट कैंसिल, 1000 कैंसिल, क्या आ गया बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम में होगा वो आपको किसके इक्वल लेना है? एग्जामिनर ने जैसा दिया है मेरे बच्चों वैसा करेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर, तो जो एजम्पशन आईआईटी ने दिया है वो लेना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया मेरे बच्चों? वेट ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। ये क्या है मेरे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू को यहां रिप्लेस करो, तो जैसे ही v को लिखोगे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आगे चलते हैं, आराम से देखो,
सर प्लीज हमको क्या बुक करना पड़ेगा? आपकी मर्जी है बेटा, जेई में अगर अच्छी रैंक लानी है या बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो आप बुक परचेज करो। जबरदस्ती कुछ नहीं है बेटा दुनिया में, है ना? तो अब आ जाओ मेरे बच्चों। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या था बेटा? 2 × वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको रिप्लेस कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2 × वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे बच्चों क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, क्यों? सॉल्वेंट को उधर ले जाओ, तो इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था इस प्रॉब्लम के लिए, जो जेई ने दिया, हमने उसको यूज किया। आप बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक है। अब अगर दोनों का वेट सेम है मेरे बच्चों, तो अभी अभी आपने कैलकुलेट क्या किया था? एन सॉल्वेंट, देखो सामने, डिवाइड बाय एन सॉल्यूट। क्या लिखा था मेरे बच्चों? 9। इसके अब इसको क्या करोगे बेटा? एन सॉल्वेंट, मोल्स को क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट, या इधर लिखता हूं आपके लिए इसको आराम से, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया 9, चलो कोई नहीं। अब इसको ऐसे लिखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 9:1। आप बोलोगे यस सर। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो कंक्लूजन था वो यहां काम आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, दोनों सेम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को वेट ऑफ सॉल्यूट से कैंसिल कर दो। आप बोलोगे हाँ सर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर आता हुआ नजर आएगा। वी कैन राइट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 9। ये लीजिए, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन दिया जेई एडवांस ने, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको जो दे रखा है उसको यूज करें और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर लाएं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना? ऐसे बच्चे जो बच्चे ऐसे प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो जेई मेन क्लियर करने चाहिए, और जेई एडवांस में मेहनत करते रहेंगे, इस तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, हमारे पहले ही डिस्कशन हो चुके हैं मेरे बच्चों, 1 से लेकर 8 क्लास में, लास्ट क्लास में पहले ही डिस्कशन हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है बेटा? 1 से 7 8 तो पहले डिस्कस हो गया था। P2 का टाइम टेबल बेटा मैं नहीं बता पाऊंगा। P2 जब मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेरे प्यारे बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है P2 बैच के लिए, कबीर बेटे, जब मैं स्टार्ट करूंगा P2 तो बता पाऊंगा। आपको कैरियर बिल के ऐप पर टाइम टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, चेक कर लेते हैं। 9 हो गया सर, 9 के बाद 10, ठीक है सर। तो 9 के बाद 10 पे आ जाते हैं। 10th में मैंने आपको जाने से पहले एक हिंट भी दिया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने हिंट क्या दिया था मेरे बच्चों, या नहीं दिया था? सुनो आराम से, कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है मेरे बच्चों? तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें क्या होता है बेटा? जितने Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, वो आपको रिएक्शन के अंदर यूज हो जाते हैं, है ना? तो क्या हो रहा है मेरे बिट्टू, इसमें COCl3 ऐसे लिखा हुआ है, COCl3 डॉट, क्या लिखा है मेरे बच्चों? इन्होंने लिखा है कि रिएक्ट कर रहा है 6H2O। बहुत बढ़िया। ये किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आप बोलोगे यस सर। अब इसको अपन देखें, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? ये AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस, अब प्लस में जो कंपाउंड बनेगा, प्लस में जो कंपाउंड बनेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके COCl3.6H2, इसको बोलते हैं हाइड्रेट कंपाउंड। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें आउटर इनर लिगेंड्स वगैरह पढ़ेंगे अपन। मैंने आपको जाने से पहले एक हिंट दिया था शायद, कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो Cl होता है, वो आपका रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है ना? मतलब वो सिल्वर आयन से रिएक्ट करता है। तो अब ये किसमें कन्वर्ट होगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके Cl माइनस कितने AgCl के अंदर प्रेसिपिटेट हुए। अब लैंग्वेज पढ़ो मेरे बच्चों, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है?
1.2 इंटू, देखो सामने देखो मेरे बच्चों, नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेटेड कितने मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर 1.2 इंटू 10 पावर कितना है रे बच्चों? 1.2 इंटू 10 पावर 22 है, चेक कर लो 22। अब इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ आयंस। हाँ जी सर, Na का वैल्यू दिया। अब देखो सामने वाले ने Na का वैल्यू नहीं दिया, तो आप इस डेटा को देखकर अपने आप कॉमन सेंस लगा लो सर कि हम यहां पर जो एवोगैड्रो नंबर है आपने पढ़ा हुआ है, उस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इसको देखते हुए राउंड फिगर में ले लो। क्या लोगे मेरे बच्चों? ये कॉमन सेंस एग्जाम में लेके जाना पड़ता है सर। 1.2 इंटू 10 पावर 23 राउंड फिगर में ये हो गया 6 इंटू 10 पावर 23, ये 22 है मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो आराम से देखिए सर, ये इसको इससे डिवाइड करोगे 10 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर 10 आएगा, तो 1.2 डिवाइड बाय 60 हो गया, ठीक है। तो इससे हम आयंस निकाल लेंगे मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ निकाल लोगे, तो ये 1.2, तो ये 1.2 डिवाइड बाय 60 हो गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो सर? तो ये हो जाएगा 0.01 मोल। चेक कर लें, चेक कर लेना मेरे बच्चों। तो अब ये जो प्रॉब्लम में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आराम से देखिए, ये 0.02 मोल्स आपके प्रेसिपिटेट हो गए, 0.02 मोल्स। अब आपको समझना पड़ेगा कि आयंस लिखा हुआ था, आयंस में कौन कौन आएंगे? AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसमें दो आयन है मेरे बच्चों, एक तो Ag प्लस और एक Cl माइनस। आप बोलोगे ये भी सही है सर, तो ये नंबर ऑफ आयंस थे मेरे बच्चों। तो नंबर ऑफ Ag प्लस या नंबर ऑफ Cl माइनस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जितने आयंस प्रेसिपिटेट होंगे उसमें आधे मेरे प्यारे बच्चों Ag प्लस आयन के और आधे मीन्स हाफ Cl माइनस के होने चाहिए। आप बोलोगे यस सर, तो कितने हो गए? मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस 0.02 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा मेरे बच्चों 0.01। कितना आएगा? 0.01। ध्यान देना है, ये आयंस प्रेसिपिटेट हुए थे मेरे बच्चों। आयंस में कैटायन भी है और एनायन भी है, तो आधे आधे हो जाएंगे, आधे सिल्वर आयन और आधे Cl माइनस। अब इन्होंने जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि आपके पास जो कोबाल्ट था ये आपने एक्सरसाइज में लिया था, ठीक है। इसके मिलीमोल्स निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, मिलीमोल्स या मोल्स निकाल लो, डायरेक्ट मर्जी आपकी। मोल्स निकालोगे तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन क्या लेना पड़ेगा? लीटर। 100 ml चेक करो, 100 ml का मतलब 0.1 लीटर, मोलारिटी 0.1 मतलब ये 0.01 आ रहे हैं। अब आपको ये लैंग्वेज समझनी है, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये आपको लैंग्वेज समझनी है कि सर इस केस में 0.01 मोल आपके पास कोबाल्ट के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं तो आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, पेशेंस से सुनना पड़ेगा आपको। तो यहां पर ये 0.01 आप बोलोगे यस सर, ये 0.01 आप बोलोगे यस सर। ये 0.01 आधे क्यों किए? 2 बार समझा दिया मैंने, जो बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा उसके लिए तो आप जानते फिर IIT है भी नहीं। तो मैंने 2 बार समझाया आपको कि ये नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट हुए हैं, उसमें 50% Ag प्लस 50% Cl माइनस है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.01 आ गया। अब 0.01 दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है। अब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है मेरे बच्चों या कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना है। इन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है आपने तो बहुत पेशेंस से सुनिएगा कि इसमें क्या होता है मेरे बच्चों। जो कोबाल्ट है इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में 6 होता है, मतलब इसके पास 6 पार्टिकल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे। कितने आएंगे?
6 पार्टिकल कंपाउंड दे रखा था मेरे बच्चों COCl3.2H2O। 2 ये चेक कर लेता हूं, नहीं 6 दे रखा था, सॉरी 6H2, नहीं तो लिगेंड्स की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। ये .6H2O। अब ये बच्चों को क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता, सुनना पड़ेगा ध्यान से। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है उसके साथ में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो पार्टिकल होंगे वो 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, तो इसमें 6 पार्टिकल लेने और बाहर एक पार्टिकल ही Cl का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Cl का होना चाहिए। तो अब आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग Cl 3 है मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे यस सर, तो हमारे पास इसमें यहां पर 2 पार्टिकल तो Cl के हो गए, आउट ऑफ 3 2 अंदर एक बाहर होना चाहिए, और उसके अलावा 6 मोल वाटर में से अब इसके अकॉर्डिंग H2O आपके पास 4 होना चाहिए यहां पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल बचेंगे 2, वो यहां लिख दीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा ज्यादा। तो अब होता क्या है, क्योंकि बच्चों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है अभी, ये जो कंपाउंड है ये आपका जब रिएक्ट करता है किससे? सिल्वर नाइट्रेट से। तो अब समझा रहा हूं मैं आपको आराम से दोबारा से, ये मेरे बच्चों हमेशा ब्रेक होगा अपने जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये COH2O4 Cl2, और साथ में ये ब्रेक हो जाएगा, यहां चार्ज इसका पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में Cl माइनस अलग हो जाएगा, और ये Cl माइनस किससे रिएक्ट कर जाएगा? आपका Ag प्लस से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो Cl माइनस है वो ही आपका प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, और ये आपका रिएक्ट करता है किससे? रिएक्टेड विद Ag प्लस आयन। मान लीजिए एक बच्चा जिसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, सुन भी नहीं रहा ढंग से, तो वो मान लो सारे ऑप्शन चेक करना चाहेगा, तो पहले वाले ऑप्शन में 2 Cl बाहर हैं, गौर से देखो मेरे बच्चों। तीसरे वाले में Cl बाहर है ही नहीं, तो उसमें Cl ही नहीं मिलेगा आपको। फोर्थ में 3 Cl बाहर हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर अगर मान लो, मैं एक ऑप्शन और बताता हूं, सपोज करो मैं अगर 1 लेता हूं, ऑप्शन ए, आपका आंसर तो ऑप्शन बी आ रहा है, आप बोलोगे यस सर। मान लो एक बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक मारा, तो ए पर अगर टिक मारोगे मेरे बच्चों तो COH2O जैसा इन्होंने लिखा हुआ है 5Cl2.H2O, तो ये मेरे बच्चों पानी में डिसॉल्व होने के बाद COH2O5Cl ये 2 प्लस और 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर तो सॉल्वेंट है, वो तो पानी मिल जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये 2Cl माइनस देगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बच्चों ये ऑप्शन? क्योंकि ये आपको डबल Cl माइनस दे रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम में सबसे पहले बेसिक लेवल पर बैक में जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यह समझना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट हुए थे, जिसमें जितने Ag प्लस उतने Cl माइनस, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। एक बच्चा लिखा था 0.05 होना चाहिए, उसी गजब मैथ से बच्चों बताओ, इसको डिवाइड करके बोल रहा है इसका 0.05 होना चाहिए था। कई बच्चों की बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा ये तुम रहना दो बेटा मृदुल अग्रवाल, सर वाई वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आउटसाइड दी वाटर। ये बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो मैं अभी समझा रहा था, उस समय आप सुन नहीं रहे थे, है ना। मैंने क्या कहा था, इसके साथ में 6 पार्टिकल अटैच रहेंगे, इसको बोलते आगे जाकर कि सर यहां पर जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां पढ़ी है, तो उसके साथ में 6 पार्टिकल इसके अंदर रहेंगे। तो Cl के 2 कंफर्म हो गए, एक बाहर होगा, तो रेस्ट 6 मोल वाटर में से 4 मोल अंदर जाएंगे और 2 मोल बाहर रहेंगे। वेरी सिंपल। आप इसमें सारे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोबाल्ट के साथ में केवल 6 पार्टिकल अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रॉब्लम में ज्यादा जान नहीं है। इस प्रॉब्लम में जो खास बात है, जो ध्यान रखना है, वो ये वाला पार्ट था बस, कि नंबर ऑफ आयंस जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उसमें Ag प्लस और Cl माइनस दोनों के आधे आधे हो जाएंगे। ये इसका की पॉइंट था प्रॉब्लम का, वरना आपका आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो मृदुल अग्रवाल ने पूछा था, तो उसका मैंने आंसर कर दिया कि भाई क्यों आपने यहां पर 2 मोल्स वाटर के बाहर लिए हैं, वो उसका आंसर कर दिया।
क्योंकि इसका कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आगे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में 6 पार्टिकल अटैच होने चाहिए। चलिए, तो सर ये भी अच्छी प्रॉब्लम खत्म हो गई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिक्स होकर आई थी। 9th हो गया, 10th हो गया, अब आते हैं 13 पर। 13 कौन सा है मेरे बच्चों? 13 प्रॉब्लम तो इजी सा लग रहा है मेरे बच्चों। 12th प्रॉब्लम में करेक्शन था, बहुत इजी प्रॉब्लम था। इसमें 75 केजी पर्सन का वेट है, ध्यान रखना 75 केजी पर्सन है। मेरे ख्याल से एक मिस हो गया के, ठीक है ना, पर्सन ये जो दे रखा है आपको, आदमी औरत नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो 75 केजी कर लेना बेटा उसका, है ना, तो ये तो आराम से बच्चों से हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये करेक्शन लिख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे बिट्टू, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 6:1। ओके, मास रेशियो मतलब मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, क्या दे रखा है मेरे बच्चों? आपको दे रखा 6:1। आप बोलोगे ठीक है सर, तो इसको अपन मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे यस। तो मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय, मैं इसको मोलर मास ऑफ कार्बन से डिवाइड कर दूं, मोलर मास ऑफ कार्बन, इससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर आ जान दो, बढ़िया है। और इसको अगर मैं मोलर मास ऑफ या मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करना चाहूं तो यहां पे मास ऑफ H डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हम इस मास रेशियो को मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आराम से देख लीजिए। तो क्या होगा मेरे बच्चों, इसको ऐसे लिखो, मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो गया बिट्टू ये? आप बोलोगे 6, ठीक है ना, डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय दिस। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? तो आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन ये कितना आ गया मेरे बच्चों? चेक करो, 0.5:1। ये काम आएगा शॉर्टकट में। कार्बन और हाइड्रोजन की मोल्स का रेशियो हमने मास रेशियो को मोल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया 0.5 डिवाइड बाय 1। आराम से हो जाएगा, इसमें तो खास बात है ही नहीं। अब इसमें ये लिखा हुआ है, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एबो कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है मेरे बच्चों? CX। पहले तो रेशियो काम में लेंगे अपन, ठीक है। अब सुनो, कंपाउंड है मेरे बच्चों CX HYOZ। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, ये मेरे बच्चों रिएक्ट करता है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एबो कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXHY। ओके, तो मेरे बच्चों इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपको सिखा रखा है क्लास के अंदर, नोट्स में भी देख सकते हैं। ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों XCO2G प्लस Y/2 H2OG। अच्छा, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो सिखा रखा मैंने, रूम टेम्परेचर के आसपास आप H2L में लेंगे, ये भी सिखाया था। अब देखो यहां पर बैलेंसिंग सिखाई थी, आप बोलोगे यस सर, X प्लस Y/4 माइनस Z/2 करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको बैलेंसिंग में ऑफ यूडोमेट्री मैंने सिखा रखी है कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये बोलते हैं कि आप दूसरा एक और लो, कौन? CXHY जो हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में भी सुना हुआ है। ये माइनस Z/2 क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास पहले से O, जो O है एटम है ऑक्सीजन का, उसके Z मोल्स होते हैं, तो इसलिए Z/2 O2 लिखते हैं इसको माइनस करके। पहले से ऑक्सीजन है, सो दिस कंपाउंड नीड लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे क्या लिखोगे? X प्लस Y/4 O2G कन्वर्टिंग इनटू XCO2G प्लस XCO2G प्लस Y/2 H2L। ये देख लो मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। तो अब इन्होंने जैसा हमको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं।
कि सर इन्होंने बोला कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, देखो मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है कि सर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, द वन मॉलिक्यूल एबो कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CxHy। तो CxHy की मोल्स कितनी चाहिए बेटा, x प्लस वाई बाई 4 इंटू क्या करोगे, हाफ। ये किसके इक्वल हो गए बेटा, x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2। आप बोलोगे ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, चेक करना पड़ेगा सर। तो अच्छा, एक और खास बात, आप बोले क्या खास बात, आपने थोड़ी देर पहले मोल्स का रेशियो निकाल लिया था, कितना आया था 0.5, मींस मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां से देखो, मोल्स ऑफ कार्बन का मतलब है x, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है y। ये वैल्यू कितना आ गया बेटा, 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 1। ये लो मेरे बच्चों, फर्स्ट क्लास। तो यहां से आप आराम से देखो, आपका जो x है वो 0.5 y के बराबर हो जाएगा, या उल्टा बोल लें y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, जैसा आपकी आत्मा को अच्छा लगे। ठीक है सर, इस चैप्टर के बाद क्या स्टार्ट होगा, अभी बताएंगे बताएंगे, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, ठीक है ना। ओके, अब क्या होगा मेरे बच्चों कि यहां पर ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। तो इस रिलेशन को यहां पे यूज कर लें अपन, आप बोलोगे यूज कर लो सर। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो x प्लस वाई बाई 4, वाई की वैल्यू लाओ 2x बाई 4 इंटू हाफ इज इक्वल टू x किसके बराबर है बेटा, या y को रख दो 2x, x प्लस 2x बाई 4 माइनस जेड बाई 2। ठीक है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे सर x बाई 2 हो गया, इसको ऐड करो 3x बाई 2 इंटू हाफ, चेक कर लेना मेरे बच्चों, ये कितना हो गया, ये भी x बाई 2, 3x बाई 2 माइनस जेड बाई 2, आराम से देख लीजिएगा। तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप इसका रिलेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा, आप कर सकते हैं आराम आराम से चाहें तो यहां पर 3x बाई 2 बाई 4 है, इसको उस तरफ ले जाइए, माइनस कर दीजिएगा, और जेड बाई 2 को इधर ले आओ, तो जेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x बाई 4। चेक कर लीजिए आराम से, है ना। तो आप बोलोगे यस सर। तो यहां से हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा किसका, कि सर x, ये देखो आराम से 2 से 4, ये इसको आराम से 2 लिख दीजिएगा, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू 1.5x आ जाएगा। अब आपके पास सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, एक तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, और एक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है सर, उसके अकॉर्डिंग गौर से देखो, ऑप्शन ए चेक करो, चेक करने पड़ेंगे। कार्बन हाइड्रोजन से आधा है, आप बोलोगे आधा है कैसे, C2H4 सही है। अब अगला रिक्वायरमेंट है कि x और z में 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 3 हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है आपको, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्या आ गया बेटा, ए C2H4O3। ये कंपाउंड गौर से देखो, आपकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम फिनिश। हाँ ए होगा, सही बात है मनन गंभीर। सर क्वेश्चन में कुछ और लिखा था, क्वेश्चन यही लिखा था, समझे। अब देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, 13 भी हो गया सर। 13 के बाद ये आपके पास, ये देखो 13 भी पूछा था किसी बच्चे ने, तो ये 13 बता दिया। अच्छा 14 लिख दिया था यहाँ पर, ओके। अब 14 पे आता हूं। 14 प्रॉब्लम भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ोगे, तो क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है, तो कई बार प्रॉब्लम OC-PC का आता है, कभी कभी PC प्लस OC मिक्स होकर आता है मेरे बच्चों। तो ये बोलते हैं गैलेना, एक और है जिसके अंदर लेड का सल्फाइड मिलता है मेरे बच्चों, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मैं आपको हिंट देता हूं, आप केवल इसकी रिएक्शन PBS जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मेरे बच्चों, और फाइनली जो है वो आपका SO2 में और PB में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ये सब बेसिक रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो वहां से अब ये प्रॉब्लम अगर रिएक्शन बता दूंगा तो प्रॉब्लम इसको आराम से सॉल्व कर दोगे, है ना। तो ये आपका 14 का हिंट हो गया। अब इसको बोलते हैं ब्रिटेनिया इजी इजी।
एक बच्चे ने 15 भी पूछा सर, लिख लो मेरे बच्चों, हिंट लिख लो, आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चेक कर रहा हूं, 13 हो गया, 14 हो गया, 10 सारे हो गए। अब और तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच गया मेरे बच्चों, सारे हो गए, चेक कर लो मेरे बच्चों। ओके सारे बच्चे हो गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचा सर, देख लीजिए 9 बता दिया, 10th हो गया, 12th बता दिया, 13 14, तो ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं, चेक कर लो रे बच्चों, फिनिश। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच गया भाई, ठीक है। 15 तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई मेरे भाई, 15 तो बहुत, सीमा ने पूछा है 15, आसिफ भाई पूछ रहे हैं 16, हे भगवान ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो 15 बता देता हूं। 15 क्वेश्चन में मेरे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको दे रखा है, जिसमें 900 ग्राम वाटर है, 0.05, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यूरिया सर कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है सर, ये आपका मोल्स ऑफ वाटर हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन 0.05 है, यस, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस वाटर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम मोलर मास वाटर कितना होता है बेटा, 18, ये लीजिए। तो यहां से आप आराम से मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया तो जल्दी बताओ कितना आएगा, किसी प्यारे बच्चे ने अगर कैलकुलेट किया हो तो बताएं। आप बोलोगे यस सर, निकाल लेना यूरिया के मोल्स। अब आगे क्या करना है मेरे बच्चों, इसके मोल्स निकाल लोगे तो फिर ये बोलते हैं इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2, ओके। तो देखो मेरे बच्चों, मास ऑफ यूरिया निकाल लो, कैसे निकलेगा, यूरिया का मोलर मास मालूम होता है अपने को 60 होता है, 2.63, वाह एक बच्चे ने लिखा है, कौन, क्या नाम है इसका, ध्रुव गुप्ता, वेरी गुड, 2.63, चलिए बहुत बढ़िया। तो मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा बेटा, 2.63 इंटू यूरिया का एग्जामिनर बेचारा शरीफ इंसान है, मोलर मास भी दे रखा है 60, तो ये तो हो गया मास ऑफ यूरिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, कैसे निकलेगा, मास ऑफ यूरिया मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 2.63 इंटू 60 प्लस मास ऑफ वाटर कितना बेटा, 900 ग्राम, लिख लो आराम आराम से। अब ये बोलते हैं कि सर इसका आपको इन्होंने सामने वाले एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, डेंसिटी, ओके। डेंसिटी क्या होता है मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो ठीक है, वॉल्यूम लाओ, मास बाय डेंसिटी, तो यहां से लाओ मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लाओगे बेटा, मास बाय डेंसिटी, मास ये रहा सामने, 2.63 इंटू 60 प्लस 900 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है मेरे बच्चों, 1.2, आप बोलोगे यस सर 1.2, तो आराम से ये देखिए आपका वॉल्यूम ml में आ गया, वाई, बिकॉज डेंसिटी प्रोवाइडेड इन ग्राम पर ml, तो ये वॉल्यूम ml में आ गया। अब निकालना क्या है मेरे बच्चों, द मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ओके। तो मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन क्या चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया ये रहा 2.63, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V बोल रहा हूं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है, जिसको मैंने यहां पर V लिख रखा है, ओही मिट गया यार, एक मिनट, अरे कहां मिट गया अरे मेरे बिट्टू। तो वॉल्यूम को मैं जो V बोल रहा हूं वो आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है, ये V रहा, डिवाइड बाय V इन ml कर दो, इंटू 1000 कर देना, ये आंसर आ गया। तो जिस दीदी ने पूछा था ये इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं था, जेई एडवांस नहीं, जेई मैन के लेवल का प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं जेई मैन लेवल, ओके। एक बच्चा पूछा सर प्लीज गिव मी क्वेश्चन नंबर 2 हिंट,
इन क्वेश्चन नंबर 16 वाई रेंज ऑफ आंसर इज गिवन। आईआईटी वाले सोचते हैं कि बच्चों का अगर एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाए तो वो मानते हैं कि बच्चा राउंड फिगर में इससे इसके बीच में तो निकाल ही देगा, इसलिए वो रेंज दे रहे हैं आईआईटी वाले। अच्छा, अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए हो जाएगा। अब इसमें मेरे बच्चों 15 हो गया, एक बच्चे ने 16 पूछ लिया। 16 को बोलते हैं वेरी इजी। क्या है ये? वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन नहीं होना आपके जेई मैन और एडवांस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जो बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसमें दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करोगे? बैलेंस रिएक्शन लिख लो बच्चों। एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो आप लिख लो सर, आपके पास एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। आप बोलोगे यस सर, तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, साथ में हाइड्रोजन बना देना, बैलेंस करो 3H2SO4 या 3H2, ये लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। इसको बोलते हैं इजी प्रॉब्लम। जिनसे नहीं हो रहा है वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। आप मोस निकाल लेना, मेरे ख्याल से मास दे रखा है मेरे बच्चों 5.4 डिवाइड बाय 27। आप बोलोगे यस सर। एल्यूमिनियम का मोलर मास। ये क्वेश्चन तो यार दोनों लास्ट वाले भाई क्यों नहीं करे आपने? एडवांस कैसे, एडवांस मैन कैसे निकलेगा भाई? इसके बाद H2SO4 के मोल्स निकाल लो मेरे बच्चों। H2SO4 के मोल्स निकालने का मतलब है 50 ml ऑफ 5m। 50 ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो आप बोलोगे सर ये 0.25 हो गए, चेक करो। तो इसको अपन ऐसे ऐसे लिखो 0.05। ये क्या होगा? 50 ml को लीटर में कन्वर्ट किया इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कितना था बेटा इसका? 5। ये लीजिए, तो ये आ गया 0.25। इसको सामने देखो, ये 0.2 आ रहा है मेरे बच्चों, ये 0.2 आ रहा है। अब इसमें जिस बच्चे से इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हुआ वो मोल कॉन्सेप्ट को सीरियसली ले ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है बच्चा जिसने पूछा हुआ है। अब नाम नहीं लूंगा मैं उसका। तो यहां से उसको क्या निकालना था? लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालते हैं? मोस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरे बच्चों। 0.2 डिवाइड बाय 0.2 ये 1 आएगा, जबकि यहां 0.25 डिवाइड बाय आप 3 कर दोगे तो आपको अपने आप समझ में आता वैल्यू लेस देन 1 हो गई। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 3 मोल से इसके 3 मोल्स बनेंगे तो इसका मतलब आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 0.25 बनेंगे। और अब आप लगा देंगे फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम खत्म हो गया, फर्स्ट क्लास। चलिए बाकी प्रॉब्लम सारे फिनिश हो गए मेरे बच्चों। ठीक है, एक बच्चा बोला 0.2 डिवाइड बाय 2। अरे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पढ़ाया था मैंने कि मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके हम मालूम करते हैं कि जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आती है। मनन लिख रहा है वाई सर डिवाइड बाय 2, इसका दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए 0.2 डिवाइड बाय 2, हाँ ये सही है। 0.2 डिवाइड बाय 2 ये ठीक बोल रहा है बेटा, है ना? 0.2 डिवाइड बाय 2 और 0.25 डिवाइड बाय 3, जिसके लिए वैल्यू कम आती है मेरे बच्चों क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। खत्म प्रॉब्लम। चलिए, तो हमारी शीट का डिस्कशन खत्म हो गया भाई साहब। अब इसमें एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट दे दो, बेचारा बहुत देर से बोल रहा है। अनय चतुर्वेदी, ठीक है भाई साहब। तो ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे बच्चों। 29.2% W/W स्टॉक सोल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन, मतलब जहां आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व करके, उसमें से सैंपल लेते हैं, तो उसकी स्टॉक सॉल्यूशन जो आपका मेन सोर्स है उसमें से आप सैंपल लेंगे तो उसकी मोलारिटी सेम होती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो रहा है? HCl का जो स्टॉक सॉल्यूशन है 29.2%। W/W का मतलब क्या होगा बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 29.2 ग्राम। कौन है बेटा सॉल्यूट? HCl है क्या? HCl सर, तो इसको लिखो HCl, ये भी ठीक है मेरे बच्चों। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 29.2 ग्राम HCl, ये भी ठीक है।
अब अगर आपको एग्जामिनर बोलता है मोलारिटी निकालो या वॉल्यूम वगैरह निकालना है मेरे बच्चों, तो अपन क्या करेंगे इसमें कि आपके पास मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। डेंसिटी दे रखा है मेरे बच्चों, डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.2, 1.2 है, 1.25 है, सॉरी 1.25 ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, 100 डिवाइड बाय 1.25 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम पर एमएल, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एमएल सॉल्यूशन कंटेंस 29.2 ग्राम HCl। अच्छा सर, अब मोलारिटी कैसे निकलती होगी बताओ मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर मोलारिटी हम जब निकालते थे एक जमाने में तो कैसे निकलती है, मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 1000, 29.2 डिवाइड बाय 36.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा मेरे बच्चों 100 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 1000। ये लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन था उसकी मोलारिटी आ गई। फिर हमने क्या सीखा हुआ है मेरे बच्चे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर एमएल में लोगे तो मिलीमोल्स हो गया। आप बोलोगे यस सर, अब ये किसके बराबर, आप एक कैपिटल एम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम किसके बराबर चाहिए बेटा, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 200 ml, जिसकी मोलारिटी क्या है बेटा 0.4, 0.4 इंटू 200, तो ये क्या आ रहे हैं मिली मोल्स ऑफ HCl। तो आपको जिस बच्चे ने पूछा था बेटा उसकी मोलारिटी सपोज करो मैं m मान रहा हूं, तो हमने उसका जो डेटा दे रखा था उसकी डेफिनेशन, मुझे इस सॉल्यूशन से ऐसा सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है जिसकी मोलारिटी 0.4 हो और वॉल्यूम 200 ml हो जाए। तो इसका मतलब होता है जो क्लास में सिखाया था, दोनों तरफ HCl के मोल्स या मिलीमोल्स या मास को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो यहां से आपने पहले मोलारिटी निकाली मेरे प्यारे बच्चे और यहां पर इस वैल्यू को रख दो तो आपका वॉल्यूम इन ml आ जाएगा। ठीक है सर, तो अब अपनी प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई। सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी और अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूं, चलो माफ कर दिया भाई, खुद ही बोल रहा माफ कर दो। तो ये बच्चों हमारी पूरी फर्स्ट क्लास शीट का, मोल कॉन्सेप्ट के शीट का विधिवत समापन हो गया। सर क्या लिखा है, सर कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके आज क्या सर 13 में, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 13 था उसका आंसर ए आएगा ना, ये तो समझा रहा था, बाकी नहीं आते आंसर। ठीक है ना, तो दोनों का कंबस्शन होता है, दोनों की बैलेंस रिएक्शन लिखी थी, इसीलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, इसलिए दोनों की रिएक्शन लिखी थी CXHY और CXHYOZ। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको क्या दिए थे, 2 DPP, ओके DPP 2 दिए थे। चलो मेरे बच्चों, DPP नंबर 5 क्या है, करप्टेड है, मतलब करप्टेड क्या होता है भाई, आंसर लिखो। DPP नंबर 5, इसके आंसर लिखो मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट का आंसर मेरे पास लिखा हुआ है ए, सेकंड का आंसर डी, थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का आंसर बी, फिफ्थ का आंसर बेटा बी, सिक्स्थ का आंसर डी, सेवंथ का आंसर ए, एट्थ का आंसर बी। बहुत सारे DPP मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर आ रहा है मेरे बच्चों सी। 10 में कंपाउंड आ रहा है MgSO4.7H2। आराम से लिख लें। सर DPP नंबर 5 नहीं मिली ऐप पर, क्या बात करते हो यार सर, द DPP आर, अरे DPP वाले सेक्शन में जाओ ना, ये देखो मैं बताता हूं आपको, रुको रुको मोबाइल खोल रहा हूं, बता रहा हूं अभी, देखो मोबाइल खोल के। आपको मैंने लास्ट क्लास में बच्चों को बोला था ऐप में एक DPP सेक्शन में जाओ, बता रहा हूं आपके सामने, देखो रुको। तो
इसमें जब आप ऐप पर जाएंगे मेरे बच्चों, तो उस ऐप में देखो ऐसे मिलेगा। कहां दिखाऊं? माइक में। रुको रुको, सामने आ रहा हूं। इस ऐप में देखो मेरे बच्चों, एक लिखा मिलेगा आपको क्लास, फिर लिखेगा मिलेगा नोट्स, नोट्स के आगे पीडीएफ, पीडीएफ के आगे लिखा मिलेगा आपको, सॉरी, डीपीपी और डीपीपी पीडीएफ। सामने देखो, तो डीपीपी पीडीएफ आप डीपीपी, और उसके नीचे फिर साइड में डाउनलोड लिखा हुआ है, तो डीपीपी पीडीएफ। इससे पहले लिखा हुआ है डीपीपी और उसके पहले लिखा हुआ है नोट्स। तो पहले लिखा हुआ है क्लास, उसके साइड में नोट्स लिखा है मेरे बच्चों, फिर डीपीपी, फिर डीपीपी पीडीएफ पे जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, मिल जाएगा फर्स्ट क्लास। चलिए, हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आसान है मेरे बच्चों। तो जिनको ऐप में मैंने हिंट दे रहा हूं वापस से, ये आपको दिखाया मैंने इसीलिए मेरे बच्चों कि सर आपको क्लास, फिर नोट्स, फिर डीपीपी और फिर डीपीपी पीडीएफ, डीपी पीडीएफ पर जाना है। ठीक है, चलिए, ओके। अब इसमें हमारे पास ये इजी क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चंस बच्चों को अपने आप कर लेने चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा इजी होंगे तो मैं बताता नहीं हूं बच्चों को, अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आपका हो ही जाएगा। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा? बता रहा हूं। मीरा ने 10th पूछा है। अ कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग, 10 से पहले किसी का डाउट तो नहीं है कोई? 10 से पहले कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 से पहले तो नहीं है। चलिए, है, अच्छा है किसी का? ओके ओके। एक बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 ही बता दो। हे भगवान, क्वेश्चन नंबर 2, इतने इजी प्रॉब्लम नहीं आया तुझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वेट 1 ग्राम। अरे यार, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करोगे मेरे बच्चों? मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लो, बच्चों की तरह कर लो, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 1 ग्राम, डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने लिखाया था मेरे बच्चों आपको। आप बोलोगे यस सर, 9.1 इंटू 10⁻⁻, क्या लिखाया था? -28 ग्राम। ये आपके नोट्स में मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। अब मोलर मास, ये है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू Na 6.022 10⁻23। आप एक इलेक्ट्रॉन के मास को जब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 10th बताना है। यस, 10 से पहले और कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बच्चे को 4th में भी दिक्कत है क्या? फोर्थ में ऐसे क्वेश्चन आपके शीट में निकल गए, इस तरह क्वेश्चन शीट में निकले थे, सिमिलर क्वेश्चंस, पढ़ते लिखते तो हो नहीं। तो इसमें लिखा था SO2 और O2 को रिएक्ट ऐसे कराएं कि एवरी ग्राम ऑफ मिक्सचर गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो इसका मतलब होता है आपके पास रिएक्शन में दोनों स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में होने चाहिए। मतलब इसका अगर आप 1 मोल लोगे मेरे बच्चे, तो इसका 0.5 मोल होना चाहिए, तब जाकर इनसे 1 मोल बनेगा। तो इसके 1 मोल का मतलब, और 1 मोल का मतलब 64 ग्राम SO2 ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट करना चाहिए, और रिएक्ट कर कर इसका 80 ग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो सामने वाला लिखा है मास परसेंट, मास परसेंट समझते हो? मास परसेंट ऑफ SO2, तो दोनों गैस का कितना हो गया? 80, 64 प्लस 16, 64 इंटू 100। ऐसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज पहले भी निकल गई बेटा। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करो सिंसियरली। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं टीचर सारे पूछ डालो। टीचर सारे पूछ तो लोगे, वो बता देगा, लेकिन आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखो, टीचर जिससे जितने ज्यादा प्रॉब्लम पूछोगे वो तो बता देगा, तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में क्योंकि तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। ये इस तरह की लैंग्वेज पहले भी कई प्रॉब्लम हमारी शीट में आ चुकी है। तो जिस बच्चे ने पूछा मेहनत नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ाया था मेरे बच्चों, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। नो, मोल्स may increase may decrease depend on reaction stoichiometry।
तो ये जो मोल्स हैं, मोल्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। मास क्या रहता है मेरे बच्चों? कंजर्व, पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए इसके अंदर स्टेटमेंट जो ए है, डी है, जो आपने ऑप्शन है असर्शन, वो गलत है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो ये जिस बच्चे ने पूछा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, टाइम पास कर रहे हैं लोग। सेवंथ भी वही है, अप्रोक्सीमेट मास ऑफ वन एटम ऑफ O16 ग्राम इज, तो आपको मालूम होना चाहिए 16 तो उसका मोलर मास होता है, डिवाइड बाय Na करोगे तो आपके पास एक एटम का मास आएगा। इधर देखो, अगर कोई बच्चा इतना वीक है, देखो फंडामेंटली कितने वीक बच्चे हैं, मोलर या मास ऑफ 1 मोल ऑफ O, तो क्या है बेटा? 16 ग्राम। आप बोलोगे यस सर। अब मास ऑफ 1 मोल का मतलब मास ऑफ 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ O, कितना है बेटा? 16 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम ऑफ O क्या हो गया बेटा? 16 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23, क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर, पढ़ा था अपन ने कभी। तो ये सही है, ठीक है। तो ये जो मेरे बच्चे पूछा है अप्रोक्सीमेट मास, यस ऐसे निकल जाएगा बेटा। 1 एटम का मास 16 AMU होता है, यस। मैंने ये भी क्लास में पढ़ाया था कि 1 AMU, अगर आप 1 AMU कितना होता है बेटा, आपको याद होगा, तो आप बोलोगे यस सर 1.6 10⁻24 ग्राम पढ़ा हुआ है आपने। तो 1 AMU को अगर आप मैथमेटिकली रिवर्स कर देते हो तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर आती है। करके देख लेना मैथमेटिकली। तो क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, खत्म हो गया भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट दे दो, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 10 ये इजी प्रॉब्लम है। कंपाउंड दे रखा है मैग्नीशियम समथिंग समथिंग, ओके। इसमें लिखा है बेटा इट इज ऑब्जर्व दैट 492 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड कंटेंस, 492 ग्राम कंपाउंड है, ओके बिट्टू। इसके अंदर मैग्नीशियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकाल लो बेटा। 48 डिवाइड बाय 24 कितने आएंगे? 2, ठीक है मेरे बच्चे। मोल्स ऑफ सल्फर, सल्फर का वेट कितना है बेटा? 64 दे रखा है। 32 इसका मोलर मास था, ये 2, ओके। इसके बाद इसमें 352 ग्राम ऑक्सीजन है, तो मोल्स ऑफ O, तो मोल्स ऑफ O निकाल लो, कितना निकालोगे बेटा? 352 डिवाइड बाय 16, तो कितना हो गया बेटा? ये 2, 3 इधर शिफ्ट कर, 2 22, चेक कर लो। 30 यस 22। तो अब आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? मास ऑफ हाइड्रोजन 492 माइनस 48 माइनस 64 माइनस 352, ठीक है बेटा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। और मास ऑफ हाइड्रोजन ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में मास ऑफ हाइड्रोजन को आप 1 से डिवाइड करते हैं, ये लीजिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो कंपाउंड है मेरे बच्चों, उसके अंदर देखो आप 2 2 22, मतलब सल्फर और मैग्नीशियम के मोल सेम होने चाहिए, ठीक है ना, ये बात सही है। और उसके अलावा ऑक्सीजन के मोल्स उससे 11 टाइम्स होने चाहिए, और साथ में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चेक निकाल करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है, ये निकाल करके बताओ ये कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 492, चेक करो इसमें से कितना कैलकुलेटर है, बताओ। डीपीपी कहां मिलेगी? डीपीपी सेक्शन में अभी बताया था ना मैंने, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां से क्या करोगे? मोल्स ऑफ एच आ जाएंगे। आप बोलोगे यस सर। तो आप अगर इसमें मोल्स ऑफ एच निकालोगे मेरे बच्चों, तो आप चेक कर लेना, चेक करो कितना आ रहा है ये। 492 48 12 12 और 2 14 14 14, इसमें से माइनस कर रहे हो आप। तो सर आप, ये हो गया 352, 352 का मतलब हो गया सर, ये हो गया 140, 140 में से दिस, तो ये हो गया 92 92 64
ओके, तो आपके पास ये कितना आ रहा है बच्चों, चेक करो, 14 आ रहा है क्या, चेक करना बच्चों, चेक करो रे। 14 नहीं है, कितना 28 आ रहा है शायद, चेक करो। 28 आ रहा है क्या बच्चों, यस, देखो आप, 48 समथिंग समथिंग 140 समथिंग, यस 28 ग्राम। तो मेरे पास मोल्स ऑफ एच हो जाएंगे 28 डिवाइड बाय 128। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि मेरे पास 2 मोल्स मैग्नीशियम के हैं, 2 मोल्स सल्फर के हैं, 22 मोल्स ऑक्सीजन के हैं और हाइड्रोजन के 28 हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास 498 ग्राम कंपाउंड के अंदर ये सब ऐसे ऐसे हैं। ओके, तो आपको ये दे रखा था किसने, ये कंपाउंड कंटेनिंग मैग्नीशियम दिस 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 दिस। अब ये बोलते हैं कि सर आप तो हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ एंड शोइंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो खैर आप इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ते हैं, उसमें आ जाएगा, छोटी मोटी बातें। अब इसमें मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो अपन क्या करते हैं, रेशो निकाल लो। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रेशो, मोल्स ऑफ सल्फर रेशो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रेशो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों। मतलब अगर ये 1 होगा तो सल्फर 1 होगा, तो ये 11 हो जाएगा बेटा, और ये 14 हो जाएगा। इस तरीके से होना चाहिए। तो ये इनका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। आप बोलोगे हाँ सर हो गया। ये तो 492 ग्राम के अंदर इनके इतने इतने मोल्स प्रेजेंट थे, तो आपको एक रेशियो मिल गया। आप बोलोगे हाँ सर रेशियो मिल गया। तो इस रेशियो के मिलने से अब आपको, आपने कहीं पढ़ा होगा मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, यस सर, तो मैग्नीशियम सल्फेट डॉट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास H और जो O है उसमें सारा का सारा जो H है वो वाटर में आना चाहिए मेरे बच्चों, सामने देखना, वाटर में आना चाहिए। तो 7H2O, 7O इसके अंदर आएगा और रेस्ट 4 आपका मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर जाएगा। मैग्नीशियम और सल्फर तो वैसे भी 1-1 आ रहे हैं, इक्वल मोलर रेशियो चेक करो मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो इन दोनों की मोल्स तो वैसे भी सेम आने चाहिए थे। अब क्रूशल है O और H, तो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है मेरे बच्चों। तो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट तो अपन समझते ही हैं ऑलरेडी। तो रेस्ट जो आपके पास XH2 था वो आप सॉल्व करके देखेंगे तो वो आपका 7H2 ही आएगा। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर डीपीपी शी, अरे यार अगर डीपीपी शो नहीं हो रहा है मेरे बच्चे, तो इन बच्चों ने कैसा शो कर लिया, तो वाटर की क्रिस्टलाइजेशन के लिए कोई बच्चा चाहे तो XH2 भी मान सकता है, तो ठीक है ना, तो ऐसे कर देगा, तो इसमें क्रूशियल रोल ये प्ले करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, डीपीपी नंबर 6। डीपीपी नंबर 6 में मेरे बच्चों फर्स्ट का आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है मेरे बच्चों सी, थर्ड का आंसर है सर डी, फोर्थ का आंसर है सर 2.23, 5 का आंसर है मेरे बच्चों डेंसिटी ऑफ कैलकुलेट। ओके, तो 5 का जो आंसर है उसके तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मेरे बच्चों। तो 5 का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 13.33, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने क्लास में पढ़ा हुआ है। 20%, ये बताऊंगा भी नहीं क्योंकि सब डेफिनेशन पर बेस्ड है, अपने आप आने चाहिए। थर्ड 5M, बिल्कुल जो डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने क्लास में उन पर बेस्ड है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 50/13, फिफ्थ आपका 18/278, राउंड फिगर में आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। लास्ट वाला 1.3 इंटू 10⁵। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर 9M आ रहा है बेटा। 7 में क्वेश्चन का आंसर 1.306M आ रहा है। 8th में आंसर 50/7 आ रहा है मेरे बच्चों। 9th में 12.5 आ रहा है बिट्टू। 10th में जो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ब्रिटेनिया इजी इजी, बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। बी का आंसर क्यू, टी के आंसर 3 आ रहे हैं बेटा, P Q S,
डी के आंसर 2 आ रहे हैं, क्यू और एस। चेक कर लें। पी क्यू ज्यादा इजी होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तो निश्चित तौर पर जैसे अपन आज तक बताते आए वैसे बता देंगे आपको, डोंट वरी, है ना। तो आराम से देख लें। सर डीपीपी नंबर 5 और 6 शो नहीं हो रही, तो बच्चे कहां से पूछ रहे हैं मेरे बच्चे? ये सारे बच्चे पूछ रहे हैं। देखो मीरा ने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, तो ये तो इसका मतलब ये कि शो हो रहे हैं। ठीक है सर, एंड टू बैच डिटेल होगा इस बैच जैसा, हम उससे क्या रिवीजन कर सकते हैं? अरे एक बार पढ़ ले बहुत है भाई मेरे। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये इजी है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। जैसे आराम से लिख लीजिए, है ना। अब इसमें क्या, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 और एक ने थर्ड भी पूछा है, तो थर्ड में क्या करोगे मेरे बच्चे? यूनिट्स को यूज करना सीखो। मेरा बहुत फंडामेंटली वीक लग रहे हो, बहुत ज्यादा वीक। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, अब देखो पहले क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, आंसर लिख लो। इसमें जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है बेटा, हिंट वैसे ही दे रहा हूं, लीटर में वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आप मास क्यों नहीं निकाल लेते हो गैस का? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हो, ट्राई कर लिया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, एक बच्चा 4 भी पूछ रहा है हमारा, जय सोलंकी। अच्छा ठीक है, आहा दिशांक बोल रहा है मैं नमस्ते सर को जानता हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आंसर लिख लिया बेटा। थर्ड, थर्ड में क्या हो रहा है सर? थर्ड में आपकी रिएक्शन है SO2 प्लस 2H2S कन्वर्टिंग इनटू 3S प्लस 2H2O। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखा है बेटा। अब इसमें क्या है कि यील्ड 90% है, व्हाट मास ऑफ सल्फर इज फॉर्म। तो आप क्या करोगे, मास निकाल लो बेटा। मास कैसे आएगा बेटा? SO2 का वॉल्यूम है 4 लीटर, इसकी डेंसिटी है 2.8, तो मास किस में आ गया? ग्राम में। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, H2S की डेंसिटी है 2 ग्राम पर लीटर, इसको मल्टीप्लाई करो किससे? इसके वॉल्यूम से 3.4 से, ये लीजिए, तो ये हमारे पास ग्राम में मास हो गया। तो ये कितना हो गया? तो यहां से मास आ गया। अब आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे बेटा? 4 इंटू 2.8 डिवाइड बाय 64, 2 इंटू 3.4 डिवाइड बाय H2S 34, ये लीजिए, मोल्स निकल जाएंगे। अब आगे सॉल्व करना आना चाहिए। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड सॉल्व, वेरी सिंपल। अब पूरा सॉल्व करना पॉइजन है आपके लिए, तो हिंट दे दिया मैंने, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ओके, ये मोलर मास है बेटा H2S का, ये SO2 का मोलर मास है। लिमिटिंग एंड अगर नहीं निकाल पाए तो उसका पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सारी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सर, क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन नंबर 4 में एक बच्चे ने पूछा है कि हमारे पास ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स है मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। उसमें एवरेज एटॉमिक मास 16.12 दे रखा है, ये भी सही है सर। अब मोल परसेंट 1608 का मेरे बच्चों कितना दे रखा है? 90 है। द वेट परसेंट ऑफ 1808। नोट्स को खोल के देखो, डिटेल में पढ़ा रखा है, हाउ वी कैन कोरिलेट मोल परसेंट विद मास परसेंट या वेट परसेंट। क्यों नहीं पढ़ते नोट्स को? तो इसको ऐसे सोचो, 3 आइसोटोप्स हैं, एक का अगर उसके अंदर मोल परसेंट 90 है, तो इसका मतलब रिमेनिंग 2 आइसोटोप्स का मोल परसेंट आपका 10 होगा, तो एक का x मान लो, दूसरे का 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ऐसे कर लो। एवरेज मोलर मास आपने पढ़ा होगा, कैसे करते थे बेटा? N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, आप बोलोगे यस सर। हमारे पास मान लीजिए अगर टोटल मोल्स 100 हैं, तो एक के तो 90 हो गए, 90 किसके हो गए मेरे बच्चे? चेक करके बताओ, 1608 के। तो आप एक दूसरे किसी के x मान लो, किसके मान लो? O17 के आप x मान लो, x मोल। तो आपके पास एक तीसरा एक आइसोटोप और है बेटा, कौन सा? 18, 1808 के मोल्स आप 100 में से 90 इसके दे ही रखे थे बेटा, इसके x, इसके 10 माइनस एक्स मोल हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे लिखो,
एवरेज मोलर मास लाओ, कितना आएगा बेटा 16.12, 16.12 लाओ इसको। फर्स्ट वाले के मोल्स 90, 90 इंटू 16 हो गया मेरे बच्चे, प्लस दूसरे के कितने भाई साहब x, इसका मोलर मास 17 प्लस 10 माइनस एक्स इंटू 18 डिवाइड बाय 100। तो यहां से आपका x निकल जाएगा, निकाल लो आराम से, सॉल्व करो। तो ये जो वैल्यू है इसका मतलब वो 10 से कम आएगा, तो आपके x सॉल्व होती, दोनों के क्या मिल गए मेरे बच्चे, मोल्स मिल गए। तो इस x को सॉल्व करना, ये x की वैल्यू आराम आराम सॉल्व करके देखो 8 आ रही होगी, तो इसका मतलब मेरे पास इसके मोल्स 100 में से 8 माने जाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आपके पास दूसरे मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ 1808। तो मोल्स ऑफ 1808 कितने हो गए बेटा, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 8 2। तो इसके मोल्स मेरे बच्चे 2 आ रहे हैं। फिर मैंने आपको अगर ध्यान दिया हो तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, वेट परसेंट ऑफ जो भी निकालना हो जिस भी आइसोटोप का, किसके बराबर सिखाया था, मोल परसेंट ऑफ आइसोटोप इनटू, क्या सिखाया था बेटा, आप बोलोगे सर उसके अलावा सिखाया था मैंने, मोलर मास ऑफ दैट आइसोटोप O18 डिवाइड बाय एवरेज मोलर मास। आप बोलोगे हाँ सर बताया था, याद नहीं आ रहा, वो दूसरी बात है। तो मोल परसेंट 2, इसका मोलर मास बेटा 18, एवरेज मोलर मास 16.12। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा जिस बच्चे ने पूछा। ये थ्योरी में आप उठा के देखो, डिटेल में सब कुछ मिलेगा, मैंने क्लास में करा रखा, ये फॉर्मूला ही प्रूव किया था मिक्सचर के लिए, आइसोटोप्स वगैरह के लिए। और डीपीपी अपलोड नहीं हुई, अरे डीपीपी अगर अपलोड नहीं होती तो मैं बेटा डिस्कस कैसे कर रहा होता बताओ। सर डीपीपी टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल को ऑन करता हूं, फिर देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं उसको, धीरे 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 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हो गया बेटा बच्चों, तो ये हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का और कोई प्रॉब्लम रह गया हो, डीपीपी नंबर 6, डीपीपी नंबर 6 में और कोई दिक्कत। अरे पीजी सर क्लास है नहीं, मुझे क्या मालूम यार, ये मुझसे क्यों पूछते हो भाई, ये तुम्हारे ऐप पर आएगा, मुझे थोड़ी याद रहता है। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर ही किसी बच्चे ने पूछा 3 हो गया, 4 हो गया, और कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, आने दो स्क्रीन पे, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। अगला चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगा, अगला चैप्टर का नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो खत्म हो गया भाई साहब। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अरे 2 तो बहुत इजी है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो तो बहुत आसान है बेटा, Cr2O3 प्लस Al, यही क्वेश्चन है, बैलेंस कर ले, बैलेंस भी दे रखा है, ओ माय गॉड, Al2O3 प्लस 2Cr क्रोमियम, बहुत बढ़िया। ये लिख रहा है व्हेन 28 ग्राम ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड हीटेड विद 5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 9.38 ग्राम Cr फॉर्म्ड, व्हाट वाज द परसेंट यील्ड। अरे राम राम राम, तो मेरे प्यारे बच्चे मोल्स निकाल लेना। मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, 22 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ Cr2O3। यहां क्या लिखोगे बेटा, 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम डिवाइड बाय 27। आप बोलोगे यस सर, तो दोनों के मोल्स आ जाएंगे। अब इस मोल्स के हिसाब से फिर आप क्या निकाल लोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और आपके पास क्रोमियम कितना बन रहा होगा, परसेंटेज यील्ड। कैसे निकलता है बेटा, मोल्स ऑफ क्रोमियम एक्चुअल फॉर्म डिवाइड बाय मोल्स ऑफ क्रोमियम थ्योरेटिकल। एज पर स्टोइकियोमेट्री बनना चाहिए था। क्रोमियम का मोलर मास क्या यूज किया था बोलो, इसका क्रोमियम का, हाँ इसका आंसर 90 आ रहा है, वो तो सही बात है बेटा, बच्चे ने लिखा सुधांशु ने, ठीक है 90 आ रहा है। तो आप क्रोमियम का मोलर मास लो, मेरे जिस बच्चे ने पूछा हुआ है, मोल्स निकाल लो, और मोल्स निकालने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्रोमियम का एग्जैक्ट मास क्या लिया था बताओ, पहला टेस्ट आ जाएगा बेटा, पहले टेस्ट का 52 लिया था, ठीक है। तो 52 लेके सॉल्व करके देखो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है देखो, आराम आराम से 22.8 डिवाइड बाय 52 लिया,
ठीक है, 52 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, ये कितना हो गया बेटा 0.2। आप बोलोगे यस सर, इसको भी सॉल्व कर लो चाहो तो। 104 104 प्लस 48, तो ये हो गया मेरे बच्चे 22.8 डिवाइड बाय 104 प्लस 48, ठीक है 152 152। तो आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो यहां से इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाल, ये 0.2 आ रहे हैं, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं मेरे बच्चों, चेक करो इसके मोल्स। 152 52 का आधा कितना होता है 76 76 76 जोड़ दो, 76 इसमें ऐड करेंगे तो ये 1.5 आ रहा है मेरे बच्चों। आप बोलोगे 0.15 आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, है ना। ओके 53 लिया था, 53 ऑलमोस्ट आ रहा है। तो जो भी दे रखा हुआ एग्जाम में या चेक कर लें एग्जैक्टली कितना लेना चाहिए, ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हैं अपन। एग्जैक्टली 52 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको अपन चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, एटॉमिक एटॉमिक मास एग्जैक्ट, ये आपको मुझे देना चाहिए था, लेकिन आपको एक्चुअल में दिया जाता है, एग्जाम में दिया जाता है। आप 52 ही लो, आप 52 से ही सॉल्व करो मेरे बच्चे, ठीक है ना, 52 से ही सॉल्व करिए, हो जाएगा। तो ये आराम आराम से, क्योंकि 52 राउंड फिगर में होता है, एग्जैक्टली देखो आ रहा है इसका 51.99, तो 51.99 मतलब 52 हो गया होता है ना, एग्जामिनर को देना चाहिए। तो यहां से इसके 0.15 मोल से इसके 0.3 मोल्स होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका दोनों को अगर मैं देखता हूं तो 0.13 मोल्स के लिए इसके 0.3 मोल होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, 0.3 मोल से कम है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, और अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब आपके पास इसके 0.2 मोल से इसके 0.2 मोल्स बनने चाहिए। तो अब आप आराम से देखिए कि आपको दे रखा है सामने वाले ने कि इस केस में 9.36 ग्राम क्रोमियम फॉर्म हो रहा है, तो फिर वेट की फॉर्म में कर लो, तो वेट की फॉर्म में कर लो चाहे मोल की फॉर्म में कर लो, एक ही बात है। तो आपके जो मोल्स हैं वो आ रहे हैं बेटा 0.2 इंटू 100। आप बोलोगे ठीक है सर, अब एक्चुअल में आपको मिला है 9.36 ग्राम, 9.36 डिवाइड बाय 52, ये तो हो गए बेटा एक्चुअल मोल्स जो मिले, डिवाइड बाय मोल्स एज पर स्टोइकियोमेट्री मिलने चाहिए थे इनटू 100। चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। हमारा सिलेबस, आपका सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे बच्चे, 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई साहब। 10th का हिंट दीजिए सर, 10th का मेरे बच्चे नहीं आए तो इजी प्रॉब्लम है, चेक कर लेता हूं बेटा। बेटे मैंने क्लास में जो पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लैंग्वेज में, जैसे मेरे बच्चे 1 ग्राम आयन ऑफ Na+, तो लैंग्वेज पढ़ाया था, ग्राम आयन का मतलब 1 मोल, बेटा ये क्या हो जाएगा 1 मोल Na+ हो जाएगा। एक तो ये हिंट हो गया। दूसरा ऐसे लिखा हुआ है ये ऑप्शन ए, बी तो अपन समझते ही हैं कि सर 23 ग्राम ऑफ Na, इसका मतलब 1 मोल हो जाएगा, वो अपन समझते ही हैं। जैसे अगर इसके मान लो मेरे को मोल्स भी निकालने पड़ जाए तो इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ Na 23 डिवाइड बाय 23 1 आएगा, ठीक है। ऐसे सी ऑप्शन 1 ग्राम आयन ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो आपको क्लास में नोट्स में पढ़ते नहीं हो, लैंग्वेज में लिखा था मेरे बच्चों मैंने ग्राम आयन, तो ये ग्राम आयन का मतलब 1 मोल Mg2+, ठीक है मेरे बच्चों। तो ऐसे करके आपको इन्होंने पहले 1 मोल Na+ दे रखा है बेटा, 1 मोल Na दे रखा है, और चेक कर लेता हूं, ये हो गया, और एक हो गया मेरे बच्चों डी ऑप्शन 24 ग्राम मैग्नीशियम। इजी लैंग्वेज में मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकाल लो, 24 डिवाइड बाय 24, तो ये आएगा मेरे बच्चों 1। तो इजी लैंग्वेज में सामने वाले एग्जामिनर ने आपको चारों के मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल Na+, 1 मोल Na एटम हो गया बेटा, 1 मोल मैग्नीशियम आयन 1 ही है, और 24 ग्राम। तो यहां से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 10th अब आप आराम से कर पाएंगे, क्यों, ये एटम है, आपको आना चाहिए कि Na होता है मेरे बच्चे
11Na23, ठीक है। अगर आप इसको Na प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों में फर्क क्या है, सबको मालूम है कि सर इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें न्यूट्रॉन 12 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्लास में बेसिक लेवल पे पहले ही निकल गए। कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 11। लेकिन Na प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा बेटा, तो N12, ठीक है। P आपके 11, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, वेरी सिंपल। और मैग्नीशियम क्या था, 24 Mg12 होता है। तो ये बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम था। जिस बच्चे ने पूछा वो कहीं ना कहीं यहां गड़बड़ कर रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया ये ग्राम आयन है और यहां पर एक ग्राम आयन है। जैसे मैंने आपको ये रिवाइज कराऊं, 1 ग्राम अगर कभी लिखा मिलेगा एटम ऑफ, मान लीजिए कोई भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैंने आपसे कहा था 1 ग्राम एटम ऑफ, सपोज करो आपने बोला सिल्वर, तो इसका सीधा मतलब होता है 1 मोल ऑफ सिल्वर। याद आ रहा है कुछ कुछ बच्चों? या मैंने कहा था 1 सपोज ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 की जगह 5 ले लो, याद करा रहा हूं इंपॉर्टेंट टर्म, 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, सपोज करो नाइट्रोजन लिखा, तो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मतलब N2, तो इसका मतलब वी हैव 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मैंने आपको मेरे बच्चों सब पढ़ा रखा है। अब आप लैंग्वेज ही नहीं पढ़ते, याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलो मेरे बच्चों, है ना? ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10th के हिंट भी दे दिए मैंने पूरे फर्स्ट क्लास। कोई रह तो नहीं गया था कोई डीपीपी? अच्छा, डीपीपी नंबर 4 कोई रह गया था क्या? तो ठीक है, देख लेंगे। हाँ, सो इट्स मीन 1 मोल। यस 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 सर, इन सेकंड लेक्चर यू टॉट, वेरी गुड, याद है मेरे बच्चों, तो देख लेंगे। अच्छा, 1 मिनट और देख लेते हैं। तो बेटे ये तो मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूं एक बार, आपको डीपी वाले सेक्शन में जिन बच्चों को नहीं मिल रही है वो देख लो आप, ठीक है ना? चलिए और देख लेंगे। तो मेरे बच्चों आराम सुने, आगे का प्लानिंग सुने। आगे के प्लानिंग में क्या हो रहा है, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कुछ समय के लिए अभी रुक रहा है, ठीक है। हम अब इसके बाद आईओसी शुरू कर रहे हैं और मैं वापस लौट कर आऊंगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास में 90% टाइम के आसपास चलेगा, 80-90% के बीच में चलेगा। तो हम छोटे छोटे से केवल 2 ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक हमारा अभी हो जाएगा, जून के एंड में आते आते अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी प्लानिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, फिर जब ओसी बंद हो जाएगा या आईओसी, दो में से एक बंद हो जाएगा, तो मैं लगभग पूरे टाइम रहूंगा। और आईओसी और ओसी कभी कभी बंद होंगे, कभी कभी चालू होंगे, बिकॉज 11th क्लास में हमारे पीसी का सिलेबस ज्यादा है आईओसी और ओसी के कंपैरिजन में, है ना। यूनिट्स भी बहुत ज्यादा है फिजिकल केमिस्ट्री की, जेई मेन और एडवांस के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। सर ये कब से स्टार्ट हुआ है भगवान? पूरा 1.5 महीना हो गया, ये बच्चा पूछ रहा है सर बैच स्टार्ट हो चुका है क्या? अरे भाई 2 अलग अलग बैच हैं, एक P1 और एक P2, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये P1 बैच की बात हो रही है अभी, ये P2 बैच की क्लास नहीं है मेरे बच्चे, है ना। तो P1 बैच में हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं सर डीपीपी वाले नोट्स में डाल दूंगा, मैं डीपीपी वाले सेक्शन में आपको, चलिए मैं डीपीपी सेक्शन वाले में डीपीपी नंबर 4, 5, 6 के जिन बच्चों को लेट मिलेगा तो उनके क्वेश्चन या सॉल्यूशन डाल दूंगा। चलो आप भी क्या याद करोगे, अपने रिलेशन बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि सर आपको कुछ बच्चों को डीपीपी नहीं मिला है, मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। इनऑर्गेनिक आई थिंक कल से स्टार्ट हो जाएगा, घबराए नहीं, ठीक है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, कैसे कवर कर लूं? मेरे प्यारे बच्चे घबरा मत, सारी रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। आपको अब क्या करना है बच्चों, अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री का, अब आपको मोल कॉन्सेप्ट का एक बार रिवीजन करके रखिएगा। हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बताया मैंने, हमारी बुक का लेवल 1 डिस्कस करेंगे, किसका? मोल कॉन्सेप्ट का। तो आप वो करके रखिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे। बुक का नाम एन अवस्थी, लेटेस्ट एडिशन 18th, ये क्लास में पहले भी बता चुका हूं, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों फिर मिलते हैं कुछ समय के बाद, ठीक है। मेरा समय हो गया है, मैं अब एक इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद मैं फिर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आई होप सो कि बहुत अच्छा कंडीशन में मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा, ठीक है। हाँ मेरी बुक अच्छी है, वेरी गुड। हाँ लेवल 1 के बाद लेवल 4 करें बुक का, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे बच्चे। लेवल 1 पहले करना है बुक से, शीट कंप्लीट हो गई। लेकिन मेरे बच्चों देखो एक कमी है, कमी क्या है? एज ए टीचर, ऑनरेबल पर्सन, आपके लिए गुरु के नाते बोल रहा हूं कि मेरे बच्चों मेहनत ज्यादा करो,
क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछते मजा आता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे साफ दिख रहा है बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। थ्योरी को रिवाइज करो फिजिकल केमिस्ट्री में, देन उसके बाद डीपीपी और शीट सॉल्व करो। तो मैं आपको डीपीपी नंबर 4, 5, 6 के क्वेश्चन या अगर हो सका तो सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आप भी क्या याद करोगे, ठीक है ना। तो डीपीपी नंबर 4, 5, 6 के मैं कोशिश करता हूं कि सॉल्यूशन और डीपीपी दोनों मिल जाए आपको, ठीक है भाई। किसी बच्चे ने नहीं मिली हो, नहीं देखा हो, तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चों फिर अपन मिलेंगे, अपन बेस्ट ऑफ लक। मुझे बोल रहे हो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बोल रहा हूं कि गुड लक, बेस्ट विशेष, आप अच्छी पढ़ाई करते रहे, अपन जल्दी से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।